वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज यूनिट 5 की पार्ट 3 पढ़ेंगे और आज यूनिट 5 खत्म करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन और रिट्रेंचमेंट। तो एक एक मतलब समझते हैं। पहले तो होता है कि कॉम्पनसेशन क्या होता है। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई इंसान कोई चीज फेस करता है, उसकी जगह जो उसे पैसे मिलते हैं उसे हम कॉम्पनसेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आता है रिट्रेंचमेंट। ये रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी करना। छटनी इन द सेंस कि यदि समझ लीजिए एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को कम कर रहा है किसी भी रीजन से, समझ लीजिए वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है या फिर अपनी ब्रांच बंद करके उसे किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉयज को, तो इसे हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है कि ये एम्प्लॉय को यदि रिट्रेंच किया जाता है सर्विस से, मतलब उसे सर्विस से निकाल दिया जाता है किसी भी रीजन से, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1972, तो उस दौरान जो कॉम्पनसेशन मिलता है तो उसी को हम कॉम्पनसेशन और रिट्रेंचमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट कि रिट्रेंचमेंट किया क्यों जाता है। पहला रीजन है कि वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि बिजनेस बंद किया जा रहा है, इसीलिए एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया गया। सेकेंड इज कि एम्प्लॉय को एक सर्विस से दूसरी सर्विस में भेजा जा रहा है या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा जा रहा है। तो इस दौरान जब रिट्रेंचमेंट होता है किसी एम्प्लॉय का, इस दौरान जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है एम्प्लॉय को उसी को हम कॉम्पनसेशन और रिट्रेंचमेंट कहते हैं। और इसको हम अपनी ग्रॉस सैलरी में ऐड करते हैं जब हम उसका टैक्सेशन करते हैं। पर यहाँ पे यदि आपको एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन मिलता है तो ये इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 बी के अंतर्गत। तो इसकी एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कैसे होता है ये देखते हैं। स्टेप 1 ये कहता है सबसे पहले आपको एक्चुअल में कितना कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, मतलब एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट के दौरान कितना एक्चुअली कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, ये हम स्टेप 1 में दिखाएंगे। स्टेप 2 है कि इनकम टैक्स के द्वारा एक स्टैट्यूटरी लिमिट फिक्स है 5 लाख, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। स्टेप 3 एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या करना है, रिट्रेंचमेंट से पहले आपको 3 महीने की सैलरी कंसिडर करनी है। इससे पहले जितने भी हमने अलाउंसेस की कैलकुलेशन में एवरेज सैलरी निकाली है तो उसमें हम 10 महीने की सैलरी कंसिडर करते थे। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना कि यदि आप कॉम्पनसेशन और रिट्रेंचमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की सैलरी ही कंसिडर करना। ठीक है, फिर हम 26 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज से क्योंकि हमें सिर्फ 15 दिन की सैलरी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स में जो नंबर ऑफ ईयर सर्विस रेंडर की है किसी एम्प्लॉय ने वो 6 मंथ से या ज्यादा होती है तो हम उसे 1 ईयर कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आपने सर्विस 22 साल और 10 महीने आपने सर्विस रेंडर की है तो ये 23 कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 ईयर्स कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है, देखिए हर प्रकार की जो आप अलाउंसेस या फिर कोई कॉम्पनसेशन पे एग्जाम्शन लेते हैं वहां पे सैलरी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम कॉम्पनसेशन के अंदर देखते हैं कि सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए आता है या फिर डीएनएस पे भी आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि रिटायरमेंट का पार्ट बन रहा है तो ही डीए लेना है। यहाँ पे रिटायरमेंट का पार्ट बने या ना बने आपको डीए लेना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मिस्टर एक्स को कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ अपनी कंपनी से रिट्रेंचमेंट के दौरान 15 लाख का। उन्होंने टोटल 32 ईयर्स 4 मंथ की सर्विस रेंडर की है, पर हम यहाँ पे से 32 ईयर्स कंसिडर करेंगे क्योंकि 4 मंथ्स कंसिडर नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था अगर 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा होता है तभी हम पूरा 1 ईयर कंप्लीट ईयर लेते हैं, अदरवाइज अगर लेस देन 6 मंथ है तो हम उस मंथ को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे ये 6 महीने से कम है तो हम ये 4 मंथ को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एवरेज सैलरी ऑलरेडी दे रखी है। जो रिटायरमेंट उनकी रिटायरमेंट नहीं सॉरी रिट्रेंचमेंट के दौरान उनकी बेसिक सैलरी थी मिस्टर एक्स की 30,000 और डीएनएस अलाउंस था 5,000। तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है कि आपको एक्चुअल में कितना कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि मिस्टर एक्स को 15,000 मिले थे तो मैं 15,000 लिख दूंगी। सेकेंड स्टेप था स्टैट्यूटरी लिमिट जो कि 5 लाख है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, एग्जैक्ट 5 लाख लिख देना। स्टेप 3 में मेन कैलकुलेशन है, सबसे पहले आता है एवरेज सैलरी। क्वेश्चन में एवरेज सैलरी गिवन है तो मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें एवरेज सैलरी गिवन नहीं है तो रिट्रेंचमेंट से पहले जो 3 महीने की बेसिक सैलरी होगी प्लस डीए उसको ऐड करके आप लिखने देना डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर से बता देती हूँ कि आप 3 महीने की सैलरी कंसिडर करोगे रिट्रेंचमेंट से पहले, फिर डिवाइड 3 महीने की सैलरी को ऐड करोगे
फिर डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। पर इस क्वेश्चन में एवरेज सैलरी गिवन है तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं 35,000 लिख दिया। 35,000 कैसे आया, 30,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 32 ईयर्स जितने उन्होंने सर्विस रेंडर किए हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। 4 मंथ्स कंसिडर नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब टैक्स स्टेटमेंट में आप क्या दिखाओगे कि आपको 15 लाख रुपए आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, माइनस करोगे 5 लाख। 5 लाख इसलिए क्योंकि मिनिमम ऑफ दीज थ्री, मतलब इन तीनों का जो सबसे लीस्ट है हम वो लिखेंगे। इन तीनों में से सबसे लीस्ट कौन सा है, 5 लाख। इतने की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, तो मैंने यहाँ 5 लाख लिखा। फिर आपके पास आ जाएगा 10 लाख रुपए आपकी टैक्स स्टेटमेंट पे, आपको 10 लाख रुपए पे टैक्स भरना है। आई होप आपको कॉम्पनसेशन जो मिलता है रिट्रेंचमेंट पे उस पर एग्जाम्पशन निकालना आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। इसका मतलब क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब ये होता है जब एम्प्लॉय अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है तो उस दौरान उनकी कंपनी या एम्प्लॉयर जो कॉम्पनसेशन देता है, तो हम जो कॉम्पनसेशन देता है तो उसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन कहते हैं। इसके अंदर 2 सेक्शन और एक रूल कंसिडर होता है, सेक्शन 10(10)(c) और रूल 2(b)(a). तो सेक्शन 10(10)(c) होता है, ये रूल जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लागू होता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या जो ऑटोनॉमस बॉडी के या लोकल बॉडी के एम्प्लॉयज होते हैं, ये रूल उन पे एप्लीकेबल होता है। और ये रूल ये कहता है कि यदि आपको वॉलंटरली कॉम्पनसेशन 5 लाख तक मिलता है या फिर 5 लाख से कम मिलता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि सेक्शन 10(10)(c) किस पे लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम आप 5 लाख रुपीज का इस पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। मतलब समझ लीजिए आपको 4 लाख रुपए वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन 10(10)(c) कौन से एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होता है। यदि एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई भी ऐसी अथॉरिटी का जो कि सेंट्रल, स्टेट या फिर प्रोविनियल एक्ट के अंतर्गत बनती है, उसके बाद लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेटेड सोसाइटी या फिर ऑटोनॉमस बॉडी के अंतर्गत यदि कोई एम्प्लॉय है, और कोई यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके एक्ट के अंतर्गत आती हो, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंतर्गत आती हो, या फिर यूजीसी सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट के अंतर्गत वो अफिलिएटेड हो, या आईआईटी हो गया। तो दीज आर सम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यदि आप इनके एम्प्लॉयज हैं तो आपको यदि 5 लाख तक कॉम्पनसेशन मिलता है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब देखते हैं कि रूल 2(b)(a) किस पे एप्लीकेबल होता है। ये रूल जो है उन एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। मतलब जो भी मैंने पीछे बताए थे, जो जो एम्प्लॉयज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, ऑथोराइज जो बॉडीज होती है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बनाई जाती है उसके एम्प्लॉयज, वो रूल उन एम्प्लॉयज पे लागू होता है। यदि आप उस प्रकार के एम्प्लॉय नहीं है तो ये वाला रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा यदि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे एग्जाम्पशन लेनी है। ठीक है, ये उन एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल है जिन लोगों ने 10 साल की सर्विस दे दी है या फिर उनकी जो एज है 40 इयर्स हो चुकी है। क्या मैंने बोला कि आपने 10 साल की सर्विस दे दी है अपनी कंपनी को, या फिर आप 40 इयर्स के हो चुके हैं और तब आप वॉलंटरली रिटायरमेंट लेते हैं, तो जो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो जो एग्जाम्पशन है इन 4 पॉइंट पे बेस्ड है। देखते हैं ये 4 पॉइंट क्या कहते हैं। पहला ये है कि आपको एक्चुअल में कॉम्पनसेशन कितना रिसीव हुआ। ठीक है, स्टेप 2 है मैक्सिमम लिमिट। अगेन जो इनकम टैक्स के द्वारा जो स्टैट्यूटरी लिमिट फिक्स है वो है 5 लाख। उसके बाद सैलरी ऑफ 3 मंथ्स, सर्विस पीरियड ऑफ फुल ईयर सर्विस लेंथ। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी 3 महीने की सैलरी लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ही कंसिडर कर रहे हैं, फुल ईयर कंसिडर कर रहे हैं। 4th पॉइंट में आएगा आपकी सैलरी जो रिटायरमेंट के दौरान थी, आपको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग मंथ। रिमेनिंग मंथ का मतलब है कितने महीने रह गए थे आपकी रिटायरमेंट को, एक्चुअल रिटायरमेंट को, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस पे और डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस तभी लेना है यदि वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, या फिर ये गिवन है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको कंसिडर किया जाता है, तभी डीएनएस अलाउंस कंसिडर करना है। देन फिर कमीशन, पर कमीशन तभी कंसिडर करनी है, ये लाइन लिखी हो कि एक फिक्स परसेंटेज पे एम्प्लॉय को फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर जो कि एक एम्प्लॉय ने अचीव किया है, ये लाइन लिखी हो तभी कमीशन कंसिडर करनी है।
आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर इन चारों का जो सबसे लीस्ट होता है वही आप कंसीडर करोगे एग्जाम्पशन के लिए। तो समझ में आ गया। जो एक बार फिर से बता देती हूँ, जो ये वाला रूल है सेक्शन 10(10)(c), ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए रिलेटेड है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि वो एम्प्लॉयज इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तभी ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा एक्सेप्शन के लिए। यदि आप रूल 2BA के अंतर्गत आते हैं जो एम्प्लॉयज, उसकी कंडीशन ये है, ये फुलफिल होती है, तो आपकी एक्सेप्शन इन 4 स्टेप्स पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। यदि समझ लीजिए कि मिस्टर एक्स, ये वाला रूल 2BA वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो रूल 2BA मैंने आपको बताया है उस पर ये एग्जाम्पल बेस्ड है। मिस्टर एक्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी थी, उन्होंने 7 लाख रुपए उन्हें कॉम्पनसेशन मिला था। उन्होंने 30 साल 4 महीने की सर्विस अपनी कंपनी को दी थी। अभी उनके 6 साल बचे थे रिटायरमेंट को, अभी उनके 6 साल बचे थे रिटायरमेंट को, पर उन्होंने 6 साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली। एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट उनको उनकी बेसिक सैलरी जो थी 20,000 पर मंथ थी। उनको डीएनएस अलाउंस जो कि क्या कहते हैं पे का पार्ट है, तो मतलब हम कंसिडर करेंगे 5,000 पर एनम मिल रहा था। अब हमें उनकी वीआरएस निकालनी है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल में आपको वॉलंटरीली रिटायरमेंट का जो कॉम्पनसेशन है कितना मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में 7 लाख गिवन है, तो आप 7 लाख लिखोगे। स्टेप 2 स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने जो स्टैट्यूटरी लिमिट फिक्स की है वो लिखेंगे, जो कि है 5 लाख। स्टेप 3 जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स की, मल्टीप्लाई बाय आपने कितनी सर्विस रेंडर की है। तो सैलरी कितनी होगी 25,000। 25,000 कैसे आया, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस 25,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। देन आपने टोटल सर्विस कितनी रेंडर की है, आपने 30 ईयर्स 4 मंथ्स की है, पर हम मैंने क्या बताया था पीछे, हमें सिर्फ और सिर्फ फुल ईयर कंप्लीट ईयर्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 ईयर्स लिया है, 4 मंथ्स कंसिडर नहीं करूंगी। तो आंसर आ जाएगा 22,50,000। स्टेप 4 क्या कहता था, सैलरी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ टू योर रिटायरमेंट, मतलब आपके रिटायरमेंट के कितना समय बचा था वो कंसिडर करना है। सबसे पहले मैं 25,000 लिखूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 72 से। 72 मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें मंथ्स में कंसिडर करना है। यहाँ पे मेरे 6 साल मिस्टर एक्स के 6 साल बचे थे रिटायरमेंट को, तो मैंने 6 साल को मल्टीप्लाई किया 12 से मंथ बनाने के लिए, तो मेरे पास 72 मंथ्स आ गए। तो मेरे पास स्टेप 4 का आंसर आ गया 18 लाख। अब एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी आपको, एग्जाम्पशन मिलेगी इन चारों का सबसे लीस्ट, और इन चारों का सबसे लीस्ट क्या है 5 लाख। तो टैक्स स्टेटमेंट में आप कितना दिखाओगे कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन 7 लाख मिला था, माइनस करोगे 5 लाख, आपको टैक्स जो है 2 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर कोई फिक्स अमाउंट, एक मॉनेटरी अमाउंट जो कि फिक्स होता है, वो पे करता है अपने एम्प्लॉय को अपने पर्सनल या फिर ड्यूटी से रिलेटेड अपने काम करने के लिए जो खर्चे होते हैं, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है तो उसे अलाउंसेस कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, एक फिक्स अमाउंट यदि एम्प्लॉयर को सैलरी के साथ या सैलरी से अलग हटके जो देता है ताकि एम्प्लॉय जो है अपने पर्सनल खर्चे या फिर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे कर सके, उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। अलाउंसेस भी 3 प्रकार के अलाउंसेस पे टैक्सेशन होता है। एक होता है फुली टैक्सेबल, मतलब जिसपे आपको पूरी तरीके से टैक्स देना है, आपको कोई छूट नहीं मिलती। सेकेंड इज पार्टी टैक्सेबल। पार्टी टैक्सेबल का मतलब है कि आपको कुछ छूट मिलती है और कुछ पे टैक्स देना पड़ता है। थर्ड टाइप होता है कि आपको पूरी तरीके से छूट मिल जाए, मतलब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अलाउंसेस पे। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि फुल्ली टैक्सेबल, मतलब इस पे आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम्पशन या किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती। ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, आपको पूरी तरीके से इसको टैक्स स्टेटमेंट में दिखाना है, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी इस पे। मेडिकल अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, डेप्यूटेशन अलाउंस हो गया, एटसेट्रा। देन आता है पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल क्या होता है कि आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट पे पहले तो आपको पूरा अमाउंट डालना है अलाउंसेस का, फिर माइनस कर दोगे कुछ छूट, मतलब आपको कुछ पे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है इसके अंदर, आपको पूरा अमाउंट डालना है पहले, फिर उसके बाद आप उस पर एग्जाम्पशन माइनस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एचआरए अलाउंस होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि नॉट टैक्सेबल अलाउंस, मतलब कि वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड का मतलब जिसपे आपको बिल्कुल भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अलाउंस, जो हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंस मिलता है उनको उस पर बिल्कुल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अलाउंस यूएनओ से मिले, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो भी आपको अलाउंस मिल रहा है उस पर भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस के एग्जाम्पशन देखते हैं, जिससे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचआरए एग्जाम्पशन। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉय को उसका रेंट पेमेंट करने के लिए जो अलाउंस देता है उसे एचआरए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें आपको एग्जाम्पशन मिलती है, ये डिपेंड करती है इन 3 स्टेप्स पे। इसका जो लीस्ट होगा उतनी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। स्टेप 1 क्या है कि आपको एक्चुअल में कितना एचआरए रिसीव हुआ आपके एम्प्लॉयर से। स्टेप 2, आपने कितना रेंट पे किया, मतलब एम्प्लॉय ने कितना रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन आगे बताऊंगी। 10% ऑफ सैलरी। स्टेप 3, 50% ऑफ सैलरी यदि एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहता है। 50% ऑफ सैलरी यदि एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहता है। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में नहीं रहते हो तो आपको 40% ऑफ सैलरी कंसीडर करना है। समझ में आ गया? इन 3 स्टेप में से जो सबसे कम होगा उतनी एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस पे प्लस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस सभी कंसीडर करना है यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है या रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तभी लेना है। प्लस कमीशन, कमीशन तभी कंसीडर करनी है, ये लाइन लिखी हो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर जो कि एक एम्प्लॉय ने अचीव किया है। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। समझ लीजिए कि मिस्टर वरुण चेन्नई में रहता है, उसको बेसिक सैलरी 3,80,000 मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस उसको एम्प्लॉयर से 1,20,000 मिला है। उससे जो रेंट पे किया है वो 95,000 है। हमें एचआरए का एग्जाम्पशन लिमिट निकालनी है। पहले स्टेप 1 क्या है कि एक्चुअल में कितना एचआरए रिसीव हुआ, 1,20,000, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप 2, कितना रेंट पे किया, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो वरुण ने जो टैक्स पे किया था वो था 95,000, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी थी? 3,80,000, उसका 10% निकाला, आया 38,000। तो स्टेप 2 का आंसर आ जाएगा 57,000। स्टेप 3 है 50% लेंगे हम, यहाँ पे 40% नहीं लेंगे क्योंकि वरुण जो है चेन्नई में रहता है। तो 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पे सैलरी 3,80,000 है, इसका 50% निकालेंगे जो कि आएगा 1,90,000। अब इसमें से सबसे लीस्ट कौन सा है? 1,20,000 में से, 57,000 में से और 1,90,000 में सबसे कम कौन सा है? 57,000 है। तो आपको इतनी एग्जाम्पशन मिलेगी। आप टैक्स स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे कि आपको एचआरए मिला था 1,20,000, माइनस करोगे 57,000, तो आपको 63,000 पे अपना टैक्स पेमेंट करना होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें 3 केसेस हैं और सैलरी का कैलकुलेशन भी है, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। मिस्टर राकेश को ये प्रकार की चीजें मिलती हैं जो नीचे में अभी पढ़ते हैं। उनको मिस्टर राकेश को सैलरी मिलती है 8,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस मिलता है 20% ऑफ सैलरी, मतलब कि 8,000 का 20%। पर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सिर्फ हाफ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हाफ ही एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डीएनएस अलाउंस हाफ ही कंसिडर करेंगे। मतलब क्या करेंगे? हम 20% का 8,000 का 20% निकालेंगे, फिर हम उसका हाफ निकाल देंगे। बोनस मिल रहा है 20,000 जो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आता। कमीशन मिली है सेल टर्नओवर पे 5% ऑन 2,50,000, ये हम कंसीडर करेंगे अपनी सैलरी की कैलकुलेशन में। और मिस्टर राकेश को 2,000 पर मंथ एचआरए मिलता था। और यहाँ पे 3 केसेस हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं सैलरी कैलकुलेशन बता देती हूँ कि सैलरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सैलरी कैलकुलेशन में सबसे पहले आपका आएगा बेसिक पे। बेसिक पे गिवन है 8,000 पर मंथ। मैं 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 96,000 आ जाएगा पूरे साल का। डीएनएस अलाउंस मैंने आपको बताया था कि 20% ऑफ सैलरी है, तो मैं 96,000 का 20% निकाल दूंगी, तो मेरे पास साल का डीएनएस अलाउंस 19,200 आ जाएगा। पर मैं 19,200 कवर नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा है सिर्फ और सिर्फ हाफ, मतलब 50% ही एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, तो मैं इसका हाफ कर दूंगी, तो मेरे पास 9600 आ जाएगा। कमीशन कंसिडर करेंगे। कमीशन कितनी है? 2.5 लाख पे 2%, 2.5 लाख पे 5% है, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 आ जाता है। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सैलरी आ जाएगी इतनी। अब हम इसी से सारा कैलकुलेशन करेंगे। केस 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 केसेस हैं। समझ लीजिए मिस्टर राकेश जो है आगरा में रहते हैं और रेंट पे करते हैं 2,200 पर मंथ, ठीक है। स्टेप 1, एचआरए रिसीव्ड होता है कितना? राकेश को होता है 2,000 पर मंथ, तो मैं 2,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से ताकि मैं पूरे साल का एचआरए निकाल सकूं जो कि आएगा 24,000। फिर आता है स्टेप 2,
रेंट कितना पे किया राकेश ने, मैंने यहाँ पे बताया था 2200 पर मंथ करता था, तो 2200 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो मेरे पास पर ईयर का आ गया 26,400, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का कैलकुलेशन हमने पीछे किया था, उसका हम 10% निकाल लेंगे, तो हमारे पास स्टेप 2 का आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 क्या बताया था कि जो सैलरी का होता है वो 50% निकालते हैं या फिर 40%। देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे वो आगरा में रहता है, तो ये ना ही दिल्ली में, फर्स्ट केस में राकेश जो है आगरा में रहता है, तो मैं यहाँ 40% कंसिडर करूंगी, 50% कंसिडर नहीं करूंगी। 50% कंसिडर इन केसेस में होता है यदि एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई में रहता है। तो यहाँ पे केस 1 में राकेश जो है आगरा में रहता है, इसलिए मैं 40% ऑफ सैलरी निकालूंगी, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा ये। अब एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी इन तीनों का, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का सबसे कम, स्टेप 2 का सबसे कम ये है, तो मैं 24,000 अपना टैक्स स्टेटमेंट में एचआरए दिखाऊंगी, माइनस कर दूंगी ये स्टेप 2 वाला पॉइंट, तो मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। समझ लीजिए राकेश दिल्ली में रहता है, यदि राकेश दिल्ली में रहता है तो कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, और दिल्ली में वो 3,000 पर मंथ अपना रेंट पे करता है। स्टेप 1 तो बिल्कुल सेम है जैसे पीछे वाला था, स्टेप 2 में चेंज आ गया, रेंट पे जो करता है वो 3012 हो जाएगा, बाकी 10% ऑफ सैलरी बाकी वो सेम ही है, माइनस करोगे तो स्टेप 2 का आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 में यहाँ पे एक नई चीज है, वो ये है कि हम यहाँ पे 50% कंसिडर करेंगे, 40% कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 40% उन केसेस में कंसीडर होता है जब एम्प्लॉय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नहीं रहते। तो इस केस में राकेश दिल्ली में रह रहा है, तो इसीलिए हम 50% कंसीडर करेंगे, तो आपके पास स्टेप 3 का आंसर आ जाएगा 50% ऑफ योर सैलरी। फिर आप टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखाओगे कि आपको अलाउंस कितना मिला है, जो कि है 24,000। एग्जाम्पशन आपको कितनी मिलेगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का लीस्ट, यहाँ पे जो सबसे लीस्ट है वो है सिर्फ 24,000, तो आपको यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24,000 माइनस 24,000 नील हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3 केस आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए समझ लीजिए, तो मिस्टर राकेश है वो अपने फैमिली के साथ रहता है, मतलब वो रेंट पे नहीं रहता अपने, समझ लीजिए यहाँ पे मिस्टर राकेश अपनी मम्मी के घर पे रहता है, इसका मतलब वो किसी भी प्रकार का रेंट पे नहीं करता। यदि कोई एम्प्लॉय किसी भी प्रकार का रेंट पे नहीं करता, तो जो भी उसे एचआरए अलाउंस मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे राकेश जो है अपनी मम्मी के घर पे रहता है, वो किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करता, तो जो उसको एचआरए मिल रहा है 2,000 पर मंथ, उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 12 से, 24,000 पर ईयर का आ जाएगा, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको किसी भी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं मिलती है यदि आप रेंट पे नहीं करते, फिर भी आपको एचआरए मिलेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये होता है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को बियर करता है, तो हम उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। पर एंटरटेनमेंट अलाउंस में एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसके ऊपर फुल्ली टैक्स देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देना है, तो आपको पूरी तरीके से उस पर टैक्स देना है। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको छूट मिलती है, और छूट इन 3 पॉइंट पे डिपेंड करती है। स्टेप 1, एक्चुअल में आपको कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला प्रीवियस ईयर में। एक और बात बता दूं, ये सारी की सारी कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, असेसमेंट ईयर पे नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ईयर पे तो हम एक्चुअली में टैक्स पे करते हैं उस इनकम पे जो हम प्रीवियस ईयर पे कमाते हैं, या फिर कोई भी अलाउंस या कोई भी प्रकार का सैलरी हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके कितने एम्प्लॉयर ने कितना दिया। सेकेंड स्टेप ये है 20% ऑफ सैलरी, आपको सैलरी का 20% निकालना है, पर यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का अलाउंसेस और पर्पसेस कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टैट्यूटरी लिमिट है 5,000। कैलकुलेशन से समझाते हैं डायरेक्ट। समझ लीजिए मिस्टर राकेश सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 1500 पर एनम, उनकी सैलरी है 6,000 पर एनम नहीं सॉरी पर मंथ, और उनकी सैलरी है 6,000 पर मंथ। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे मिस्टर राकेश का, तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि उनको एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला, 1500, मैं यहाँ लिख दूंगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, मेरे पास 18,000 पर ईयर का एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा। 20% ऑफ सैलरी मतलब क्या होगा, 6,000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी, उसका 20% निकाल दूंगी, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 5,000 है, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अब क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का जो सबसे लीस्ट होगा उतनी एग्जाम्पशन मिस्टर राकेश को मिलेगी। इसमें सबसे कम कौन सा है, 5,000 है, तो इतनी एग्जाम्पशन मिस्टर राकेश को मिलेगी।
पर एक बात बताऊं कि आपने पीछे जितने भी अलाउंसेस का कैलकुलेशन देखा था, तो टैक्स स्टेटमेंट में क्या होता था कि जब हम जैसे ही टैक्स स्टेटमेंट में ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइम पे हम एग्जम्पशन माइनस करते हैं। पर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, वो ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेट करने के बाद टैक्स स्टेटमेंट में हम उसका डिडक्शन करते हैं। यहाँ पे मैं समझाया है कैसे करते हैं टैक्स स्टेटमेंट में। पहले आप क्या लिखोगे, बेसिक सैलरी जो 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो मिली है, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हम पर ईयर में सब कुछ निकालना है। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी निकाल देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पशन माइनस नहीं करेंगे जैसे बाकी सब अलाउंस में होता है, जबकि हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते वक्त ही एग्जाम्पशन माइनस कर देते हैं। पर एंटरटेनमेंट अलाउंस में ऐसा नहीं होता, पहले आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको डिडक्शन मिल रही है अंडर सेक्शन 16(2), फिर मैं माइनस करूंगी 5000 ये वाला। ठीक है, तो फिर ये आपके पास आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यदि कोई एम्प्लॉय डिसेबल है, उसमें किसी प्रकार की कमी है, उन्हें सुनाई नहीं देता या बोल नहीं सकते या वो इनकैपेसिटेटेड है, तो उनको जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ मिलता है, तो या फिर पर एनम भी मिलता हो, तो हम कितना एग्जाम्पशन मिलता है उसमें 3200, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो इतना एग्जाम्पशन उसको अपनी टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये डिसेबल एम्प्लॉय के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है चिल्ड्रंस अलाउंस। चिल्ड्रंस अलाउंस जो होता है पूरे साल 1200 रुपए मिलता है, पर एक और बात है कि ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही लिमिटेड है। ठीक है, फिर आता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो होता है 300 पर एनम, 3600 पर 300 पर मंथ, 3600 पर एनम मिलता है, ये भी 2 बच्चों तक ही लिमिटेड है। अगर ये समझ में नहीं आया, आगे हम सैलरी के पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपके बुक में लिस्ट है, जो स्पेशल अलाउंसेस की, वो आप उसमें जरूर उसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पशन लिमिट्स है, ये आपको याद करना जरूरी है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। एक बात का ध्यान रखना कि एग्जाम्पशन का मतलब ये होता है जो एम्प्लॉयर आपको जितना अलाउंसेस दे रहा है उसमें से जो छूट मिलती है उसी को हम एग्जाम्पशन कहते हैं। ठीक है, आगे आता है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, सेक्शन 17(3) के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि एम्प्लॉय को किसी प्रकार की पेमेंट रिसीव होती है सैलरी की जगह पे या सैलरी के एडिशन में, ठीक है, या तो सैलरी के ऊपर जो पेमेंट मिलती है या फिर क्या कहते हैं सैलरी की जगह मिलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला आता है कॉम्पनसेशन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। मतलब ये है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है, निकाल रहा है, तो उस टाइम पे जो कॉम्पनसेशन मिलता है तो हम उसको इसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे, इसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। सेकेंड है कि यदि आपने कोई स्कीम खरीद रखी है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आप कवर होते हो, या कोई पॉलिसी ले रखी है, स्कीम ले रखी है, या फिर अनरिकॉग्नाइज सुपर एन्यूमरेशन फंड के अंदर कोई आपको स्कीम ले रखी है, उसके अंतर्गत आपको कोई पेमेंट मिलती है। और एक और बात बता दूं, ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। यदि ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको अक्यूमुलेट करके आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल रहा है या फिर टर्मिनेशन के रिटायरमेंट पे मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी के अंतर्गत कंसीडर होगा। ठीक है, सॉरी ये टर्मिनेशन के नहीं, रिटायरमेंट के दौरान ही। ठीक है, थर्ड इज पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि आपने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होते हुए या कोई स्कीम खरीदी है, इसके अंतर्गत कोई पेमेंट मिलती है, तो वो भी प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी कहलाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये तीनों ये 7 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी का जैसे लगते हैं, पर ये एक्चुअल में प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने पीछे 3 बताए हैं वही प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी में कवर होते हैं। ये जो 7 कैटेगरीज हैं इसके अंतर्गत कवर नहीं होती है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे आपको जो एग्जाम्प्टेड ग्रेचुटी है, एग्जाम्प्टेड कम्यूटेड पेंशन है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन है, या फिर आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत कोई पेमेंट मिलता है। पीछे जो हमने प्रोविडेंट फंड की बात की वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कवर नहीं होता है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी में। ठीक है, यदि आपको कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत कोई अमाउंट मिल रहा है जो कि एग्जेम्प्टेड है, या फिर आपको कोई अप्रूव सुपर एन्यूमिनेशन फंड के अंतर्गत कोई पेमेंट मिल रही है, या फिर एचआरए मिल रहा है, तो ये सातों कैटेगरी प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी में कंसिडर नहीं होती। जो पीछे 3 बताई गई है सिर्फ वही कंसिडर होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सैलरी का जो यूनिट 5 है आज खत्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, पहले सारे का सारे चैप्टर्स खत्म हो जाए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।